अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीकेंड पर बिलाखिर वो बड़ी तब्दीली ऐवान अदल में होने जा रही है जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था मुस्लिम लीग नवाज़ को, जो ये कहा करते थे कि इस अदलिया से हमें तवक्को नहीं कि इंसाफ मिलेगा। अदलिया में वो तब्दीली हो रही है। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो हल्फ उठा लेंगे इस वीकेंड पर, और उसके साथ ही शायद टाइमिंग मैच करके मुस्लिम लीग नवाज़ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान किया है। इसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से लीडर्स के बयानात आ रहे हैं। लाहौर में जो पार्टी के तंजीमी ओहदेदारान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनका एक इजलास हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब लाहौर लैंड करेंगे तो उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, उनको कोई इस्तकबालिया दिया जाएगा। अब ये क्यों कर मुमकिन होगा कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर फ़िल वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो सज़ा याफ्ता हैं, जो पाकिस्तान से एब्सकॉन्डर हैं, अब ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि भागे हुआ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल उनका स्टेटस जो है वो मफरूर और इश्तिहारी का है। वो जब पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे तो आखिर क्यों कर ये मुमकिन होगा कि वो एक इस्तकबालिया हो, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाए, फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएँ। क्या वो ख़ुद को सरेंडर नहीं करेंगे बिफोर द जस्टिस सिस्टम? एग्जैक्टली ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड होगा, बहुत ही अहम आज मामलात हैं, उनको डिस्कस करेंगे। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके आने के बाद अदलिया जो है उसके सामने चैलेंजेस वही मौजूद हैं जो उमर अता बंदियाल साहब के सामने मौजूद थे। गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दिए गए इशाइये में जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने तकरीर की और उसमें उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि जब आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं तो फिर इसके ऊपर तकरार क्यों है। ये शायद ताज्जुब के इजहार से ज़्यादा बेबसी का इजहार था कि वो चीफ जस्टिस थे और आइन पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का एक बड़ा किरदार होता है। उनके दौर में आइन पर अगर वो ये कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है, और आने वाले चीफ जस्टिस क्या आइन के ऊपर अमल दरामद करवा पाएंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये तब्दीली आ रही है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी तब्दील हो चुके हैं और बड़ी खबर ये आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अदालत में पटिशन दायर की थी कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएँ, उसको एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप नहीं होगा। साथ ही सदर पाकिस्तान ने जो एक मुबहम ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जबकि उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि वो एक गज़ट नोटिफिकेशन निकालेंगे आइन में दिए गए उनके इख्तियार, आइन का आर्टिकल 48(5) जो उनको देता है कि उन्होंने जब असम्बली की तहलील की एडवाइस पर दस्तखत कर दें उसके बाद उन्होंने 2 काम करने हैं। एक, उन्होंने निगरान वफाकी काबीना का तकर्रुर करना है, और दूसरा आइन के आर्टिकल 224 जो बड़ा वाज़े है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने, उसके लिए तारीख मुकर्रर करनी है। सदर पाकिस्तान ने अपने से इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ख़त लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनको कहा कि सियासी जमातों से मुशावरत करें, सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करें और आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें, और उसके बाद पूरे मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात की तारीख का जो है वो ऐलान किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस मामले को खुद टेकअप कर सकती है या अब ये तवक्को की जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अप्रोच करेगा। साथ ही इस वक्त एक बाज़गश्त है, गुज़श्ता रोज़ ये शुरू हुई जब साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इशारा दिया कि वो किसी एक मसालहती अमल का हिस्सा है। वो मुज़ाकरात करवाने की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोशिशें कर रहे हैं। ये कोशिशें कितनी समरबार होती हैं उसके हवाले से जुमे के दिन का या हफ्ते के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दावा ये किया है कि जुमे या हफ्ते के दिन वो CBM पहला अनाउंस करने जा रहे हैं ताकि एतमाद जो है जिसका फुकदान है PTI के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उसकी बहाली की तरफ बढ़ा जा सके। लोग तो एतमाद की बहाली का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अचानक हमने आज सुना साइफर वाले केस में समाअत थी, ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जो उसका तफसीली फ़ैसला आया 7 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। टू कोट यू प्रिसाइजली, इमरान खान, ये जो फ़ैसला जो जारी किया गया उसमें लिखा क्या गया, उसमें लिखा गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनका केस से लिंक साबित करने के लिए काफ़ी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 के मुताबिक नाकाबिले ज़मानत दफ़ात के जुर्म के मुर्तकिब ठहरे।
ज़मानतें खारिज करने के लिए मवाद काफ़ी है। हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टॉप सीक्रेट केस है। आइंदा समात पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। साथ ही ये भी लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 161 के बयानात जो दिए गए उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखना साबित है और उन्होंने गैर मुतल्लिका अफराद के सामने साइफर मालूमात को घुमा फिरा कर पेश किया, जिसने बैरूनी ताकतों को फ़ायदा पहुँचाया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मुतासर किया। इससे तो ये अख़ज़ किया जा सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी जमात की मुश्किलात में बड़ा इजाफा होने वाला है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास उसके हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल टुडे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं। स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अदील सरफराज, सुनो टीवी से वाबस्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले बेहतरीन रिपोर्टर्स में उनका शुमार होता है। और मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं असदुल्ला खान, 92 न्यूज़ से है, प्रोग्राम भी करते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, आपसे शुरू करेंगे। क्या कहते हैं, वो ज़मीन जो उसमें नमी दरकार थी, जो उसमें नरमी दरकार थी और जो हमवार ज़मीन मियाँ साहब को दरकार थी वतन वापसी के लिए, अब ऐवान अदल में बड़ी तब्दीली से आपको भी लगता है कि वो सिचुएशन एक परफेक्ट सिचुएशन बन गई है कि जिसमें मियाँ साहब आएंगे? मेरा ख़्याल में ये उनका एक गुमान है और इसको हकीकत में बदलने के लिए मेरा ख़्याल में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाजिज़ा साहब एक बड़े ऑपरेट जज के तौर पे जाने जाते हैं और उनके जो माजी के फ़ैसले हैं मेरा ख़्याल में वो लीगल ग्राउंड्स के पर हमेशा उन्होंने फोकस करके लिए हैं और उनके हमें फ़ैसलों में से कहीं ऐसा कोई तासुर नहीं मिलता कि वो किसी एक फरीक को फेवर दे रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगरचे अता उमर बंदयाल साहब जाएंगे, चले जाएंगे 16 को 17 को वो आ जाएंगे, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतज़ार कर रही थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, वो शायद उनको मिल तो पाए लेकिन उससे वो मतलूबा नताइज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मामलात बड़े पेचीदा हैं, बड़े गुंजलक हैं। जैसे आपने इब्तदाई में भी कहा कि अगरचे वो 4 हफ्तों के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे गए थे और अब 3 साल बाद मेरा ख्याल में इस मुल्क में वापस आ रहे हैं। उस दौरान 3 साल 10 महीने तो गोया 4 साल कह लें, 3 साल 10 महीने 2 दिन, तो उसको मैं तो 4 साल ही कहूँगा। जो 4 हफ्ते हैं वो 4 सालों पे महित हो गए। अब इस दौरान उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया और वापस आएंगे तो मेरा ख्याल में वो पहले इस मुल्क के अंदर शख्स हैं कि जो कन्विक्टेड पर्सन हैं, सजा याफ्ता हैं, कैद में थे, कैदी थे और कैदियों को इतनी बड़ी सहूलत दी गई। अब जब वापस आएंगे तो मैं इस बात को भी समझने से कासिर हूँ कि उनके एजाज़ में इतना बड़ा एक कोई फ़कीदुल मिसाल किस्म का कोई एहतमाम किया जाएगा और लोग बाहर निकलेंगे और उनको कांधों पे उठा के तो पूरे लाहौर में और पंजाब में घुमाएंगे। यहाँ पे मेरे ख़्याल में पहले मरले में तो हमें कानून का जो एक तरह से टेस्ट है वो देखने को मिलेगा कि क्या वाकई लॉ ऑफ द लैंड एक्शन में आएगा और एक कैदी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके अडियाला जेल पहुंचाया जाएगा या फिर वो फूलों के हार पहन के पूरे लाहौर में फिरते हुए घूमते नजर आएंगे हमें। सही। और दूसरा ये मेरा ख्याल में कि जो वो उम्मीदें लेके आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतनी आसानी से चीज़ें उनकी फेवर में हो पाएंगी। वो उनकी ताहयात नाअहली की बात कर लें या एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर अगरचे बाकी लोग कोई एक्यूज़ थे, शायद उनके ख़िलाफ़ नैब ने कोई ज़्यादा बेहतर अंदाज में केस को नहीं बनाया, बट ये प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं। और मेरा ख़्याल में अगेन उनके ख़िलाफ़ जो बुनियादी इल्ज़ाम है और सवाल भी यही है कि जो बैरून मुल्क असासे बने उनका मनी ट्रेल कहाँ है, गोया कि वो पैसे कहाँ से है। तो मेरा ख्याल में इसका जवाब तो मियाँ साहब को देना पड़ेगा। सही। असदुल्ला खान, मुझे बताइएगा, वैसे हमें अब जहांगीर जदून साहब जो हैं माहिर कानून वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। असदुल्ला, मुझे ये बताइएगा, 4 साल बताया जाता रहा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि डॉक्टर्स की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही, तो मियाँ साहब जिनके ज़ेरे इलाज थे वो डॉक्टर्स ज़ाहिर है कि बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं और जो काबिल डॉक्टर्स होते हैं आपको पता है कि वो गलत वक्त के ऊपर गलत एडवाइस नहीं करते। वो बिल्कुल उन्होंने शायद टाइमिंग मैच करके शायद वो एडवाइस दे दी है कि मियाँ साहब अब आपकी सेहत इजाज़त देती है, आप पाकिस्तान जा सकते हैं। देखिए, आपको ईसा साहब याद होगा कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक रिस्क 0 नहीं हो जाएगा।
तो अब जब उन्होंने वापसी का ऐलान किया है तो इससे क्या ये साबित होता है कि रिस्क तो कम से कम जीरो हो गया है, अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात को दुरुस्त मान लें। दूसरा ये है कि लाहौर से वो गए थे और लाहौर में वो लैंड कर रहे हैं और एक ऐसे वक्त में लैंड कर रहे हैं कि जब चंद दिन पहले हमारी मालूमात के मुताबिक, और ये खबर मैंने दी थी कि वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ साहब से 2-2.5 घंटे की 1-on-1 तवील मुलाकात लंदन में हुई है। और इस मुलाकात को मैं खुफिया मुलाकात इसलिए कहता हूँ कि इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, इसको बताया नहीं गया, ना तस्वीर जारी की गई, ना खबर जारी की गई, ना इसके बारे में कुछ बताया गया। तो एक मुलाकात निगरान वज़ीर आला की नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है और उसके चंद दिन के बाद वो लाहौर में लैंड कर रहे हैं। अब कानून के मुताबिक तो उनको एयरपोर्ट के अंदर से ही गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन तैयारी मुख्तलिफ है। तैयारी ये है कि वो एक जुलूस की शक्ल में जो है वो उनका इस्तकबाल होगा, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। और जुलूस की शक्ल में जाहिर है अगर इस्तकबाल होगा तो फिर जुलूस की शक्ल में उनको घर ही पहुंचाया जाएगा। जुलूस की शक्ल में जेल पहुंचाना की तैयारी तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कर रखी होगी। घर को सब जेल शायद करार दे दिया जाए। अच्छा चलें, ये भी हो जाए तो बड़ी बात और गनीमत है। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो ठीक है कि रिस्क फैक्टर जीरो हो गया है। दूसरा नुकता यह है कि नवाज शरीफ साहब के करीबी जराये से हमें बार बार यह मालूम होता रहा है कि जब तक इलेक्शन का कंफर्म नहीं होगा नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको ये कंफर्म कर दिया गया है या कंफर्म हो गया है कि इलेक्शंस हो रहे हैं फरवरी में और उसके लिए वापस आ रहे हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे होते तो फिर नवाज शरीफ साहब का वापस आना उसके कोई मंतक समझ में नहीं आती, बिला वजह तो वापस वो नहीं आएंगे। अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो ही शायद वो वापस आएंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं। अब इसके साथ मुंसलिक सवाल यह है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तो पंजाब में तमाम बड़े बड़े तर्जकारों के मुताबिक इस वक्त जो है वो पाउन नून लीग के पंजाब से उखड़ चुके हैं। आप मुझे तो छोड़िए, चले थोड़ा बहुत हम भी नजर रखते हैं इंतखाबी सियासत पर, लेकिन नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि गवाल मंडी नहीं जीत सकते नवाज शरीफ। मैं एक और सीनियर हमारे एंकर और तर्जकार हैं नदीम मलिक साहब, वो कह रहे थे कि बिल्कुल पंजाब में हालत इतनी बुरी है कि शायद हालात सियासी पोजीशन के ऊपर असद मैंने बात करनी है। अभी ज़रा हम लीगल साइड जो है उसको देख लें। जहांगीर जदून साहब मुझे बताइएगा कि जिस तरह असद ने पॉइंट आउट किया कि वो रिस्क ज़ीरो होने के ऊपर मियाँ साहब ने वापस आना था, मुझे बताइए कि मियाँ साहब के लिए वापसी में रिस्क जो है वो अब ज़ीरो हो चुका, कोई यकीन दहानी मिल चुकी है कि वो नाअहली ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें हिस्सा लेंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे? जहांगीर जदून साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। अपना माइक आप ऑन कर लीजिए, आपका माइक जो है वो काम नहीं कर रहा। मैं उस वक्त तक आप अपना माइक ज़रा फिक्स कर लीजिए। मैं ज़रा दिल सरफराज से जो है वो यही सवाल कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के साथ रिस्क ज़ीरो हो गया है मियाँ साहब के लिए? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसा कि इफ्तिखार शराई साहब अभी कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े ही अपराइट आदमी हैं और माजी में उन्होंने जो फैसले दिए हैं उससे साबित होता है, और वो किसी एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ तो नहीं थे। अगर आप मेमो गेट को देख लें, उसके बाद आप सानिया क्वेटा को देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, और दोनों ने उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद की थी। और फिर इसी तरह PTI के दौरे हुकूमत में जो उन्होंने फैसले दिए हैं, फैज़ाबाद धरना केस, बिल्कुल फैज़ाबाद धरना केस भी हमारे सामने है जो उन्होंने वो फैसला दिया। मगर अब यहाँ पर यह तासुर कायम किया जा रहा है कि शायद जो मुस्लिम लीग नून है, अगर मैं ये कहूँ कि उनकी बिडिंग हो सकती है अदालत की जानिब से, तो ऐसा कतन मैं ये नहीं समझता कि वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बेसिकली तो उस वक्त सिर्फ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के अगेंस्ट उनके पास नैरेटिव नहीं था। ये मेरी अपनी नाकिस अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें ऑब्वियसली कुछ तो ईंधन दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और उनके साथ जजेस ने। जो वो खतूत आए हैं, जो 184(3) पर अमल दरामद रोकने का एक हुक्म आया है, और उस हुक्म की बुनियाद पर हमारे सामने 2 नए कवानीन बने, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और जो दूसरा कानून नज़रसानी कानून है। ये सब बातें इन्होंने एड अप ज़रूर किया है, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जहाँ तक बात है, उन्होंने काम तो वही करना है, और एज अ जज कोई भी जज उसके पास इतनी स्पेस तो नहीं होती कि वो कानून से बाहर निकल कर कोई काम करे। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो वैसे ही काफ़ी समझे जाते हैं,
के जो आइन है उसकी बालादस्ती की वो बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की भी बात करते हैं। और अब हम जो मुझे नज़र आ रहा है उनका फोकस पाकिस्तान की सियासत पर नहीं बल्कि जो अदलिया की सियासत है, जो अदलिया में तकसीम है उसके ऊपर है। जो हमारी बात भी हुई है मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जजेस से भी इवन बात हुई है गुज़िश्ता रोज़, उन सब का यही कहना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद जो इन हाउस तब्दीलियां हैं वो हमें नज़र आएंगी। ये इन हाउस तब्दीलियों वाली बात बड़ी बड़ी सर्कल्स की तरफ से की जा रही है। इसके ये क्यों कर मुमकिन है, जजेस के हवाले से भी बात की जा रही है, इस पर बात करते हैं। जहांगीर जदून साहब, मुझे बताइएगा, सवाल तो आप सुन चुके, रिस्क ज़ीरो हो गया मियां साहब के लिए? जहांगीर जदून साहब का जनाब अभी भी मसला जो है वो हल नहीं हुआ। अदील सरफराज, कल जो है वो जब चीफ जस्टिस ने ताज्जुब का इजहार किया, वो ताज्जुब का इजहार था या बेबसी का इजहार था कि 90 दिन लिखा हुआ है आइन में और उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता? सर, वो ताज्जुब भी था, बेबसी भी थी और शिकवा भी था। और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पर तकरार क्यों, जब आइन के अंदर लिखा गया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। तो बेसिकली तो ये शिकवा था और अब जाते जाते वो फिर अपना जो ग्रीवेंस है वो बता रहे हैं। और कल जहाँ पर बैठकर उन्होंने खिताब किया है वो बार का एक, आप कह सकते हैं, अलविदाई इशाइया था चीफ जस्टिस के ऑनर में। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही, जो अपना आप कह सकते हैं बार और बेंच है उसके दरमियान जो एक दरार थी उसको भी दूर करने की ये कोशिश थी और उनको बताने की कोशिश थी कि हम लोगों ने कोशिश की है मगर हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल तो जा रहे हैं मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए काफ़ी कुछ तैयार पड़ा है। और जो पिटीशंस हैं, आइनी दरख्वास्तें हैं, इलेक्शंस का मैटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी मुख्तलिफ लोगों ने ये बात की है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सबसे पहले ये मामला टेकअप करना होगा और मोस्ट प्रॉबली वो टेकअप करेंगे भी। और इस मामले को अगर तारीख़ की जैसी बात की जा रही है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का वो कहेंगे, तो मैं ये नहीं समझता कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का ही कहेंगे। वो साथ ये भी हो सकता है कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को कहें, क्योंकि हल्का बंदियों का एक जवाज़ तो पैदा कर दिया गया है, तारीख़ हतमी उनसे ले लें। मगर जो भी होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये मामला टेकअप करेंगे, उससे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट डिसाइड करना होगा। सही सही। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और गुज़िश्ता रात इशाइये में जो गुफ्तगू जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की, गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू मीडिया के साथ की, वो किस जानिब इशारा कर रही है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां बड़े जोशो खरोश से कर रही है मुस्लिम लीग नून। हमारे साथ इस वक्त जहांगीर जदून साहब माहिर कानून मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताइएगा कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो उनको हथकड़ी लगेगी या उनके लिए सुर्ख कालीन बिछाया जाएगा? नहीं, अब उनको आप जबरदस्ती क्यों हथकड़ी लगाना चाहते हैं? जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी पावर है उनकी सजा सस्पेंड करने की और वो प्रोटेक्टिव बेल लेके अगर आते हैं तो उनको आप जबरदस्ती हथकड़ी क्यों लगाना चाहते हैं? मैं नहीं लगवाना चाहता, ये सवाल लोगों के जहन में मौजूद है कि इस्तकबालिया कैसे होगा। यानी वो आएंगे, वो क्या कहीं कोई खिताब करेंगे, रैली की क़ियादत करेंगे, वो करते हुए घर जाएंगे? क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख़ में कि किसी शख्स को दौरान सज़ा को सस्पेंड करके पाकिस्तान से बाहर 3-4 साल इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी गई हो और जो उसके लिए स्टाम्प जो है वो जमा करवाने वाला शख्स हो वो वज़ीर आज़म भी बन जाए मुल्क का। जी, देखें, जो पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं वो केसेस भी इस तरह बनते हैं, फिर वो केसेस ख़त्म भी इस तरह होते हैं। जो भी कभी आपने दुनिया में इस तरह आप कह रहे हैं, इस तरह नहीं होता कि अगर वो मर्डर का बंदा जो है इसने मर्डर किया हो या ऐसा कोई बंदा जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस सब्सटेंशियल हो और सब्सटेंशियल एविडेंस हो, तो वो इस तरह नहीं हो सकता। वो तो अगर जेल के अंदर एक दिन भी आते हैं तो उनको जनाजों के लिए भी जरूरत नहीं होती इजाज़त, या बड़ा मुश्किल से होती है। लेकिन अब जब एक पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए जाते हैं और फिर आखिरकार जो लोग बनाते हैं उनको रियलाइज हो जाता है कि हमने गलती की है, मुल्क का भी नुकसान किया है, तो फिर उसका कोई वे फॉरवर्ड होता है। तो इनका बेसिकली इनके अगेंस्ट जो केस बनाया गया था बड़ा वीक था। उसमें अगर आप डिटेल में जजमेंट पढ़ें या उसकी एविडेंस देखें तो बहुत कमज़ोर केस था उसमें, मतलब बिल्कुल मेरिट पे आप देखें तो केस बहुत कमज़ोर था। सर, मेरा सवाल मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। बिल्कुल ये नहीं है कि उनके खिलाफ केस, मैं ये कोई जज बन गया हूं यहाँ पर कि मैं कह रहा हूं कि नहीं जनाब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था, होगा
सज़ा जो है वो जजमेंट है कमज़ोर है होगी, सज़ा मौजूद है। मैं आइन और कानून के मुताबिक ये पूछ रहा हूँ कि जब एक शख्स जिसको जो सज़ा याफ्ता है, जिसकी सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई, वापसी पर वो एक आज़ाद शख्स के तौर पर एयरपोर्ट से बाहर आएगा या वो कानून की कस्टडी में उसको बाहर ले जाया जाएगा? देखिए वो उसको एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जो जेल है कोई भी गेस्ट हाउस या इवन कोई घर को भी वो सब जेल का दर्जा दे सकते हैं। एक तो ये दूसरा ये है कि अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की, और जो इनका लॉस्ट ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, उनको बेल दी थी, तो उसके बाद उसी बेल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि आप अगर फर्दर अपनी सजा सस्पेंड कराना चाहते हैं तो सीआरपीसी के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो सजा सस्पेंड कर सकती है। हो सकता है उनको 1 हफ्ते की प्रोटेक्टिव बेल मिले, उसके बाद उनकी सजा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सस्पेंड कर दे और मीनवाइल अपील फिक्स हो जाए। ये कि मतलब आपको फीचर एक एस्पेक्ट उसके लग रहे हैं, तो इसमें उनको दोबारा कैद करने की या वो उनके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं हो सकते। तो वो तो मेरे ख्याल में अगर प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं तो वो फिर जिस तरह मर्जी है उनकी आए, वो तो आज़ाद शहरी होंगे, फिर आज़ाद शहरी होंगे। लेकिन क्या वो उनकी नाअहली भी साथ ही ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेन को लीड भी कर सकेंगे? क्योंकि जब भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाता है, तारीख़ का ऐलान किया जाता है, जैसे शेड्यूल जारी होगा तो इलेक्शन एक्ट 2017 वो ये वाज़े तौर पर कहता है कि जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा उसके बाद 6 दिन, और अगर छठा दिन जो है वो छुट्टी का दिन है तो 7वां दिन आखिरी दिन है, आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करने हैं। तो कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख तक मियाँ साहब जो हैं ही हैज़ टू कम क्लीन, उनके ऊपर तमाम चार्जेस और सज़ा और नाअहली ख़त्म हो जानी चाहिए टेक्निकली। देखिए अगर उनकी अपीलें फिक्स हो जाती हैं और डे टू डे हियरिंग होती है जिस तरह अभी केसेस की हो रही है, तो उस तरह अगर डे टू डे हियरिंग होती है तो हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में उनके अपीलों का फैसला हो जाए। तो अपीलों में मेरे ख्याल में अपीलों में मुझे लग रहा है कि वो उनकी कुटल हो जाएगी। बाकी जहाँ तक वो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का केस है उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो उसको 1 टर्म के लिए कर दिया है कि तो 62(1)(f) के अंदर वो डिफाइन नहीं थी, तो उन्होंने बाई पार्लियामेंट बाई एक्ट कर दिए कि 5 ईयर है। तो उसमें वो मेरे ख्याल में 5 ईयर की जब उनको डिस्क्वालिफिकेशन है तो फिर 5 साल तो उनके पूरे हो जाएंगे। तो वो अभी तक जो फिलहाल जो पोजीशन है वो उनकी कन्विक्शन जो है, चाहे वो जिस तरह भी है, कन्विक्शन मेंटेन है। जब तक वो अपीलें का फैसला नहीं होता, उनमें कुटल नहीं होती, तब तक जो है वो क्लियर नहीं हो सकते। तो मुझे उम्मीद है कि जब वो आएंगे 21 अक्टूबर के, तो हो सकता है नवंबर के पहले हफ्ते तक उनकी अपीलें या मिड नवंबर तक उनकी अपीलों का कोई डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर जदून साहब मेरे साथ रहिएगा। इफ्तिखार शिराजी साहब, इसका मतलब ये है कि मिड नवंबर तक तो हम एक्सपेक्ट ना करें कि इलेक्शन शेड्यूल आएगा, जबकि कुछ सियासी जमातें ज़ोर लगा रही हैं कि आप कम से कम तारीख़ का ऐलान कर दें। तो जो जदून साहब की बात है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि एवरीबडी इज़ सो श्योर कि ना जज बीमार होगा, ना वकील बीमार होगा, ना अदालती कार्रवाई में कोई खलल आएगा, कोई रखना आएगा, सब कुछ बड़े स्मूथली तय पा जाएगा। भाई देखें ईसा, जब पीडीएम की 16 माह की हुकूमत बनी थी और उस दौरान इसहाक डार साहब ने वतन वापस आना था, तो उनको इस बात का यकीन था कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म के त्यारे पे सवार होकर वतन वापस जाएंगे तो अदालतें उनकी प्रोटेक्टिव बेल भी लेंगी, उनके ख़िलाफ़ जो केस हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि एक आध समाअत होगी, उसके बाद वो जाके जो है वो वज़ीर ख़जाना का हल्फ भी ले लेंगे। इस दौरान जो उनकी सेनेटरशिप के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि तवील अर्से तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, क्या वो सेनेटर बाकी रहे हैं कि नहीं रहे, उनको इस बात का यकीन था कि वो सेनेटर हैं, वो जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी भी इनको ये जो टाइम लाइन मुकर्रर की गई है और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ, जैसे मेरे भाई भी बता रहे थे कि निगरान वज़ीर आला पंजाब अगर लंदन गए हैं और उन्होंने जाके 2-2.5 घंटे की मुलाकात की है, तो हर क्वार्टर से ये एश्योरेंस दी गई है कि माहौल आपके लिए बना दिया गया है और जब आप आएंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तो जदून साहब की इस बात पर ज़रूर हैरान हो रहा हूँ कि एक कन्विक्टेड पर्सन, क्या आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान ऐसे शख्स को भी प्रोटेक्टिव बेल की सहूलत देता है? और एक ऐसा कि जो सीरियस क्राइम है, गोया कि करप्शन चार्जेस हैं उनके ऊपर, कोई आम केस नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक शख्स के ऊपर तोशाखाना के अंदर ज़मानत भी मिल गई है, बट वो अडियाले के बजाय अटक जेल में हैं
और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई, उसके बाद उनको रिहा नहीं किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले बात मैंने ऐसा की है कि बुनियादी तौर पर हमने ये देखना है कि क्या इस मुल्क के अंदर दो कवानीन है, एक कानून जिसमें जो किसी को सहूलत नहीं देता और दूसरे में एक शख्स के जो एब्सकॉन्डर भी है जिसने अदालतों में अपनी जमा कराई हुई एफिडेविट और उनके भाई ने जो एफिडेविट जमा कराई थी उसकी भी वायलेशन की है और अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है। लेकिन अदालतें भी खामोश रहेंगी, कानून भी खामोश रहेगा और उनके रेड कारपेट भी होगा और उसके बाद वो माल रोड से होते हुए रायविंड भी चले जाएंगे, उनको कोई छुएगा तक नहीं। और साथ में वहाँ के जो वज़ीर आला साहब हैं वो उनके घर को फिर सब जेल करार दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर चीज़ें होने जा रही हैं और इस मुल्क की आला तरीन अदले इस सब तमाशे को देखती रहेगी तो फिर ठीक है, आप कर लें, फिर रूल ऑफ लॉ की बात ना करें इसमें। फिर तो जंगल का कानून है जहाँ पे जो तगड़ा होता है वो अपने लिए सहूलतें हासिल करेगा और जो ज़ेर अताब है उसको आप उसके ऊपर और बोझ डालते जाएं। सही। तो देखिए, मेरा ख्याल में अभी हमें आने वाले वक्त में इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो बात आपने की है कि इलेक्शन, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अगरचे अपने फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं करा सके लेकिन कम अज़ कम ये इस्टेब्लिश कर गए हैं कि मुल्क का जो आइन है वो किसी एक्ट से मुकद्दम है, 90 रोज़ की ब्रैकेट मौजूद है, 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकते जब कोई असेंबली डिज़ाल्व हो जाए। अब सदर पाकिस्तान ने भी जो ख़त लिखा है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आइनी जिम्मेदारी पूरी की है और इस बात की यकीन दहानी और याद दहानी करा दी है कि भाई देखें, जब असेंबली डिज़ाल्व हो जाती हैं तो उसके बाद 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन आपको करवाने हैं। लिहाजा उसके बाद काजी फाजिज़ा साहब हैं या दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं या वफाक में निगरान हुकूमत है, अब उनका इम्तिहान है कि वो क्या जवाब देते हैं। सही। असदुल्ला खान, मुझे ये बताइएगा कि एक मरतबा पहले भी माजी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला कर लिया था बग़ैर ख़ास यकीन दहानियों के। 8 सितंबर 2007 उनका तैयारा जब लैंड किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो रावल लाउंज में बैठे हुए थे, अभी इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था। नैब के एक अफसर ने जाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक केस उनको थमाया। जहाँ तक मुझे सही याद पड़ता है कि उस वक्त जो है वो उनके साथ उनके जो करीबी रहनुमा आए थे, उनसे उन्होंने पूछा कि बाहर इस्तकबाल के लिए कितने लोग आए हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त एक मुतलकुल अनान शख्सियत थे इस मुल्क के, बिला शर्कत गैर वो हुक्मरानी कर रहे थे, बाहर लोग तो उन्होंने नहीं आने दिए। फिर मियाँ साहब की एयरपोर्ट से ही सऊदी अरब वापसी के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मकरम बिन अब्दुल अजीज़ ने इंटरवीन किया था। इस मरतबा क्राइन और शवाहिद जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो क्या बताता है कि मियाँ साहब को पक्की यकीन दहानी है या रिपीट ऑफ 2007 हो सकता है? नहीं रिपीट हो सकता ईसा साहब, ये पक्की यकीन दहानी है। देखें, आप नवाज शरीफ के मुस्तकबिल को अदालतों या अदालती फैसलों के तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अदालतों की सूरत हाल इस वक्त यह है कि अदालतें कहती हैं कि फलां शख्स को गिरफ्तार न किया जाए और फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अदालत दोबारा कहती है कि किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए, फिर कहती है एमपीओ में गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन एक परवेज इलाही हों, शहरियार अफरीदी हों, बार बार एमपी ऑर्डर्स निकाल के अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी होती है। अब अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं और वो सीधे घर चले जाते हैं और आप जैसा या मुझ जैसा कोई शहरी या आम शहरी जाकर दरखास्त करता है अदालत से कि देखें जी ये तो एब्सकॉन्डर थे, अदालतों को मतलूब थे, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आप गिरफ्तारी का ऑर्डर दें इनकी। अदालत ऑर्डर करती है पंजाब हुकूमत को कि इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और अगर पुलिस का एक अफसर आकर कह देता है कि जी हम घर गए थे उनके छापा मारने लेकिन वो घर पे नहीं मिले या हमारे पास एड्रेस ठीक नहीं लिखा हुआ था, तो अदालत में आकर वो बयान दे देगा, तो आप या मैं या कोई क्या कर देगा? तो अदालतों के साथ तो इस वक्त इसी तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, यही हो रहा है। अब जहां तक आप बात कर रहे थे कि उनकी वापसी और अहलियत के हवाले से, नाअहली के हवाले से जदून साहब से, तो उसमें उनका मौका बड़ा वाज़ेह उन्होंने इख्तियार कर लिया है, क्योंकि अब कानून से ज्यादा कानून की इंटरप्रिटेशन, उसकी रेपुटेशन और उसका बार बार दोहराया जाना और टेलीविजन पर बयानियां बनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बयानियां इस वक्त ये बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। और वो इसहाक डार साहब बड़ा वाज़ेह है, वो कह रहे थे कि उनकी नाअहली पूरी हो गई 5 साल की और उसमें हमने कानून बना दिया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कि जी जो नाअहली है वो 5 साल की होगी 61, 62 में, 62, 63 में। अब अगर 5 साल की होगी, अब आप अगर कहते हैं कि जी ठीक है ये तो मुमकिन ही नहीं है, 2/3 अक्सरियत से ही आईनी तरमीम हो सकती थी, सादा लेजिस्लेशन तो नहीं हो सकती थी, तो फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अगेन जहां से हमने बात शुरू की थी काजी फाइसा साहब के आने के बाद उनके सामने फौरन जो चीजें पड़ी होंगी, शायद ये मामला भी उनके सामने चला जाए।
कोई दरखास्त लेकर चला जाएगा नवाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन पेपर जो है वो कैसे हो सकते हैं, वो तो नाअहल है, और ये जो कानून साजी हुई है ये ठीक नहीं हुई। तो अगेन सारी चीजें जानी अदालतों के पास ही हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के पास जाए उनकी गिरफ्तारी का मामला, चाहे इलेक्शन लड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, काजी फैसल साहब के पास जाए, जाना मामला अदालतों में है। अदालतों का इम्तिहान पिछले कई महीने से चल रहा है। उमर अता बंदयाल साहब अपनी आखिरी तकरीर में कह गए हैं, जो फुल कोर्ट रेफरेंस में उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था हमारी कारकर्दगी इसलिए मुतासिर हुई है कि हमारे पास पॉलिटिकल केसेस की भरमार भी थी और फिर हम पर दबाव भी था और हमें कंट्रोवर्शियल भी किया गया और हमारे यहाँ पर शायद दस्तूर पर जलसे भी किए गए, हमले भी किए गए। तो ये वो शिकवा भी कर गए हैं, बेबसी का इजहार भी कर गए हैं उमर अता बंदयाल साहब। तो ये अगेन हमारे यहाँ तो ये चीजें जो है वो अभी कंक्लूड नहीं हुई, ये खत्म नहीं हुई, और मेरा ख्याल है कि ये भी चल रहा है। असद मैं वापस आता हूं, मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद अदील सरफराज से पूछेंगे कि एक दिन तो सिर्फ वो जो एक शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट आना था नैब अमेंडमेंट्स का, वो कहाँ गया और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो क्या करने वाले हैं, बात करेंगे आफ्टर द वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐवान अदल में बड़ी तब्दीली होने वाली है और जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत जल्द पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। अदील सरफराज साहब मुझे ये बताइए कि उमर अता बंदयाल ने तो ये कहा था कि उनके जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले नैब अमेंडमेंट केस पे एक शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट जो है वो आने वाला है, वो कहाँ गायब हो गया? सर आपको ही मालूम है एक जुमा है और वो आखिरी जुमा है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास, उस पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फ़ैसला आ जाएगा। गुज़िश्ता रात मैंने सवाल किया था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, पूछा था कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो चेयरमैन PTI की दरख्वास्त है उस पर फ़ैसला कब जारी कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कब हो सकता है। तो हमने जुमे के ख़दशे का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, देखें कब आता है। अब मेरी कुछ देर कबल बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में कुछ दोस्तों से, तो बताया यही जा रहा है कि कल हो सकता है जस्टिस इजाज़ुल एहसन ही अनाउंस कर दें जजमेंट किसी भी वक्त, मगर काज लिस्ट हैरानकुन तौर पर अभी तक जारी नहीं की गई, जो कि अमूमन एक रोज़ पहले जारी कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि कल इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाएगा। वो अभी तक सामने नहीं आई, अभी वक्त है, हो सकता है कुछ देर में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि काज लिस्ट भी कल आए और उसके थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला सुना दे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक मरतबा नहीं, एक तो उन्होंने फ़ैसला महफूज करते वक्त, फिर अपनी फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीर में और उसके बाद भी हमसे गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो जल्द फैसला आएगा, शॉर्ट भी होगा और स्वीट भी होगा। अब देखते हैं वो शॉर्ट होता है और स्वीट होता है तो किसके लिए होता है। सही। जहांगीर जदून साहब मुझे ये बताइएगा कि काजी फाइज ईसा साहब के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपके ख्याल में वो सबसे पहले किस मामले को टेकअप करेंगे या उन्हें किस मामले को सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए? उनकी एक बड़ी फर्म पोजीशन रही है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है कि बेंच किस तरीके से बनाया जाएगा, और जो सो मोटो का इख्तियार है, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात की समात का क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वो सबसे पहले बेंचेस की फॉर्मेशन से पहले इस मामले को निपटाएंगे आपके ख्याल में? पहले मैं 1 मिनट के लिए अगर इजाजत दे तो शिराजी साहब का मैं बड़ा फैन हूँ, जब से उन्होंने SPR में बड़े अच्छे क्वेश्चन किए थे तो उनका मैं जवाब दे दूं। वो करप्शन जो आप फोकस उनकी तरफ लेंस जो है ना वो उठा के दोबारा रख दे शिराजी साहब वो करप्शन का चार्जेस ये कह रहे थे, करप्शन के चार्जेस जब वो नैब कोर्ट की जजमेंट आई थी तो वो 2 सेक्शन है, एक 9A4 है, एक 9A5 है। तो उसी जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ उनका जो रेफरेंस है वो एसेट बिहाइंड मीन्स थे। तो एसेट बिहाइंड मीन्स पे जो अतर मेहल्ला और मियां गुल साहब की जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि नैब वालों ने उनकी इनकम डिटरमिन ही नहीं की कि जब उन्होंने फ्लैट लिए थे तो उनकी इनकम कितनी थी। तो एक बंदे की आप इनकम ही डिटरमिन नहीं कर रहे तो उसका किस तरह पता चलेगा कि उनके एसेट बिहाइंड मीन्स है। केस में पूरी ये जान है सारे केस में, और जिन्होंने केस बनाया है शिराजी साहब को भी पता है, सारी दुनिया को पता है किस तरह बना है केस। सर वो किराए के फ्लैट्स में रहते हैं लंदन में, ये सब झूठ है, अफसाना है, ये सब कहानी है। नहीं वो देखो फ्लैट उनके अपने हैं, लेकिन जो बंदा एलिगेशन लगाता है कि आपकी उस वक्त इनकम नहीं थी, ये फ्लैट आपने किसी और जराये से खरीदे, ये साबित करना देखो उसका काम होता है कि इनकम कितनी थी। ये लॉ भी है और ये जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, इसी पे तो उनकी सजा भी सस्पेंड हुई थी और ये फिर उस जजमेंट को चैलेंज भी नहीं किया गया हाई कोर्ट की। उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत थी, उनकी तो नहीं थी। वो जो जजमेंट आई है वो अभी तक इंटैक्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था उसको नहीं छेड़ा है उनकी, ना ही वो जो उन्होंने हाई कोर्ट ने सस्पेंड की सजा वो उसी तरह सस्पेंड ही है अभी तक 426 में, वो जो एवन फील्ड वाला जो उनका फ्लैट वाला केस है।
अब मैं आता हूँ, आपने दूसरा क्वेश्चन किया काजी फाइजा वाला, तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि सबसे बड़ा और पहला चैलेंज उनके लिए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि सबसे पहले इस जो लॉ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको डिसाइड करना चाहिए कि बेंच जो है वो सिंगल चीफ जस्टिस का सोलो राइट है कि वो कंस्टिट्यूट करे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का मतलब है पूरी सुप्रीम कोर्ट। तो अब इनके लिए सबसे पहला टेस्टिंग केस जो मंडे होगा, उसके लिए सबसे पहला ये होगा कि वो बेंच किस तरह कंस्टिट्यूट करते हैं। आया वो जो सीनियर 2 जज हैं, एजाज अल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनसे मशवरा करके बेंच कंस्टिट्यूट करते हैं, वो तीनों बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे, या काजी फाइजा। तो पहला सबसे बड़ा जो टेस्ट केस होगा वो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। सर सरदार मसूद वाले सरदार तारिक मसूद और एजाजुल एहसन, मंसूर अली शाह नहीं, आप गालिबन इसमें जी जी। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप मुझे बताइएगा कि कल जब काजी फायजीसा साहब जब ये स्पीचेस चल रही थी, इशाइया चल रहा था, वो नज़र नहीं आ रहे थे और बड़ी चहम गोइयाँ चल रही थी कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस के एजाज़ में आखिरी इशाइये का एहतमाम है और काजी साहब की अदम मौजूदगी, शायद वो रिफ्ट्स अभी तक मौजूद हैं, वो तनाव, वो 7-8 का जो हम ख्याल और गैर हम ख्याल ग्रोहबंदी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी जानिब इशारा करी थी। लेकिन काजी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने आने के बाद एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो पटिशनर है एक बहुत ही अहम, और वो मामला मेरे सामने आने वाला है। इसका मतलब ये है कि काजी फायजीसा साहब जो हैं वो 90 रोज़ में इंतखाबात की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन बहुत जल्द टेकअप करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो तो करनी चाहिए, वो किसी और की जानिब से भी होती तो ज़रूर करनी चाहिए थी, लेकिन जो यहाँ पर उन्होंने वजूहात बयान किए हैं कि एक पटिशनर की जानिब से शायद मेज़बान वो हैं और तकारीर भी होंगी, तो बेहतर यह है कि उस दौरान उनको नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आके अपने चीफ जस्टिस के साथ एक इज़हार यकजहती किया। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1-2 साल में कदूरतें, खफकियाँ, एक तनाव की कैफियत हमने बहरहाल देखी है, और इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस ने उनको कई बेंचेस में कहा बैठने के लिए, उन्होंने केसेस नहीं सुने। लेकिन मैं समझता हूँ कि काजी फायजीसा साहब को ये असूल उस वक्त भी मद्देनज़र रखना चाहिए था कि जब उनको इस मुल्क की पार्लियामान ने दावत दी, और अगर चीफ जस्टिस तो नहीं गए उस दिन बवजह मजबूरी, कुछ उन्होंने कुछ वजूहात बताई, लेकिन काजी फायजीसा साहब चले गए थे पार्लियामान में, जाके तकारीर भी की थी वहाँ पे। उनको उस वक्त ख्याल करना चाहिए था कि जो पार्लियामेंटेरियन उसको बुला रहे हैं इस ऐवान में, उनमें से बहुत सारे पिटिशनर हैं, उनके बहुत सारे केसेस उन्होंने मेंशन भी किया फिर जब उन्होंने फ्लोर मेरा ख्याल में संभाला। ये असूल ईसा सब के लिए फिर एक होना चाहिए। अगर आज आप ये बात कर रहे हैं तो आपकी बात में वज़न नहीं रहता, क्योंकि आप इससे पहले इस असूल को नज़रअंदाज कर चुके हैं। लेकिन बात अब ये है कि कुर्सी सदारत आपके पास है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं बेंच बनाने के, उनको कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, तो अगर आप करना चाहते हो तो कीजिएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके सीनियर जजेस की कमेटी बनाएं और वो कई दिनों तक या कई हफ्तों तक बेंच बनाने के मामले पे इत्तफाक राय ना कर सके, तो नुकसान तो पिटिशनर्स का होगा कि जो आपके पास फौरी इंसाफ के लिए आए हैं। तो ये मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। और साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं। इलेक्शन का मामला बिल्कुल मफाद आमा का है। क्या काजी साहब इस बात से इनकार कर सकेंगे कि 184(3) के नीचे आता है? बिल्कुल, इसे सुनना चाहिए। इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को मुंतखब नुमाइंदे चाहिए। इस मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम राइज है। या तो आप कहें कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, आइन मुअत्तल हो चुका है, तो फिर जो चलता रहे। अगर नहीं है तो यही टेस्ट होते हैं जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं और आप वहाँ से कुछ डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में आपको ये सोचना होगा कि करना है कि नहीं करना। साथ में क्या इस मुल्क के अंदर जब अदालती निज़ाम मौजूद है तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स बनने चाहिए? काजी साहब आपके लिए बड़ा एक अहम केस है, इसको सुनना पड़ेगा आपको। इसी तरह बाकी दीगर केसेस भी बड़ी अवामी अहमियत के हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें टेकअप करना चाहिए। मुझे कहीं लगता है कि शायद बार काउंसिल भी केस लेकर गई हुई है, वो सलाउद्दीन साहब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको लगेगा कि पिछले अरसे में अदालत को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया है कि शायद वो एतराज़ करें। लेकिन ये वो केसेस हैं कि जो अवामी अहमियत के हैं, और ये बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि सियासी केस सही। असदुल्ला खान, मुझे ये बताइएगा कि कल बड़ा एक इरताश पैदा हुआ सियासी मंजरनामे पर। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उनकी अचानक नमूदार होते हैं वो स्क्रीन्स पर, और वो बताते हैं कि वो कोई मसालहतकार बन गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। सदर अलवी जो हैं उन्होंने फिर बाद में इंकशाफ किया कि जो सदर अलवी ने ख़त लिखा है, ये ख़त भी उन्हीं की एफर्ट्स का कोई शाखसाना है, उसी के नतीजे में है। पहले तो मुझे बताया, आपको प्रेसिडेंट साहब के ख़त की कुछ समझ आई कि वो ख़त है क्या? जी, मुझे समझ आई उनके ख़त की।
उनका खत ये था कि भाई इलेक्शन देखें, वैसे तो 6 तारीख को होने चाहिए, लेकिन आप खुद भी सोच लें, खुद भी देख लें कि क्या हो सकता है। तो सादा सी उनकी बात थी, मेरा ख्याल है उन्होंने बॉल जो है वो उन्हीं के इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाली है। देखिए, ये जो मोहम्मद दुरानी साहब कह रहे हैं, ये इसकी वजाहत तो वो खुद ही कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे कन्विंस किया है प्रेसिडेंट को तारीख देने के लिए, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि शायद प्रेसिडेंट को इस बात पे कन्विंस कर लिया गया है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर आप खुद को अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप एक इस तरह का खत लिख दें, वरना इलेक्शन तो हो रहे हैं। अब हमारी भी मालूमात ये है कि इलेक्शन फरवरी में जाकर होंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 90 दिन वाली आप बात कर रहे हैं, काजी फाइजा साहब के कांधे पर ये जिम्मेदारी जाएगी, वो उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं और अदालत किस तरह से करती है। अभी देखिए, एक चीज जब उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी आखिरी तकरीर की थी फुल कोर्ट रेफरेंस में, तो उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो मेरे पेशरो हैं काजी फाइजा साहब, वो 184(3) के हवाले से एक बहुत वाज़े पोजीशन रखते हैं, अपना माइंड रखते हैं, और मैं उनसे ये तवक्को रखता हूं कि वो इस इबहम को दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो वो एक शरारत सी भी की थी उन्होंने, उमर अता बंदयाल साहब ने, और एक अहम मामला उनको याद दहानी भी कराई थी कि अब आपने इसको टेकअप करना है या आपने इसको करना है। तो आप जो सवाल कर रहे थे कि सबसे अहम मुकदमा या अहम मामला उनके पास क्या होगा काजी फाइजा साहब के पास, तो एक तो जाहिर है यही चीज है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें उनको डिसाइड करना है कि वो किस तरह से बेंच तश्कील होंगे और 184 को किस तरह से सुना जाएगा। फिर एक और बात बहुत अहम थी जो उमर अता बंदयाल साहब ने की थी, उन्होंने कहा था कि हम में किसी भी, मेरे ब्रदर जजेस में किसी में भी ये भान नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन से के अंदर नहीं होने चाहिए। यानी उन्होंने ये इशारा दिया था कि जो मामला पहले कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, उसमें भी इबाम इस बात पर नहीं था कि इंतखाबात 90 दिन में होनी चाहिए, वो कुछ और मामला था कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, समाअत नहीं हो सकती, सुन नहीं सकते, टेक्निकल ग्राउंड्स से बेसिकली। और उन्होंने ये बात काजी फाइजा साहब की मौजूदगी में कही थी। तो फिर ये कैसे, वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ कोई भाव नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, तो फिर कैसे गुंजाइश पैदा की जाएगी इलेक्शंस को 90 दिन से आगे निकालने के लिए? ये सही। असद होगा देखना। असद, ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा है कि वो जुमे के दिन पहला सीबीएम अनाउंस करेंगे, ये क्या सीबीएम हो सकता है पॉसिबली? देखें, मैं फ्रैंकली मुझे नहीं अंदाजा कि वो क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि वो उतना हम ना हो जितनी वो बात कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ इशारा दे रहे हैं। लेकिन अगर वो कुछ इस तरह की बात हो रही है कि जैसे कुछ इफ़हाम व तफ़हीम की बात या मुसालहत की बात हो रही है, तो हमें बाकी तमाम जो शवाहिद हैं वो मुसालहत की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि जेल में हैं, उनके साथ मुसालहत ताकतवर हलकों की, मुक़्तदर हलकों की, उसका कोई और शवाहिद जुड़ने चाहिए ना। अगर वो होने जा रहा है तो फिर कुछ और भी डॉट्स कनेक्ट होकर एक चीज एस्टैब्लिश होती हुई नजर आनी चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब की इस एफर्ट के अलावा कोई और चीज इसको स्ट्रेंथन या सपोर्ट करती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही कि माहौल उस तरफ बढ़ रहा हो। ठीक है, नवाज शरीफ ने वापस आना है तो 4-5 चीजें डेवलप हो रही थी जिससे अंदाजा हो रहा था कि जी वापस आने का रास्ता अब बनना शुरू हो गया है। तो असद वक्त कम रह गया। इफ्तिखार शिराजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैंने अदील से भी सवाल करना है, आप जवाब। इतला के तौर पे प्याम नामा लेके गया है, लेकिन वहाँ से जवाब मनफी है। मैं ये आपको इतला दे रहा हूँ कि एक प्यामबर जरूर लेके गया है, प्याम अटक जेल, लेकिन वहाँ से कोई मनफी जवाब आया। लेकिन वो प्यामबर भी दुरुस्त नहीं था ना, वो प्यामबर जो मयसर ना हुआ खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरजू करते। इफ्तिखार शिराजी साहब, आपको नहीं लगता कि बड़ी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडरशिप का फुकदान और बहरान नज़र आया है? सदर के ख़त के ऊपर पार्टी के अंदर 4-5 आरा मौजूद हैं, कोर कमेटी उसको वेलकम कर रही है, लीगल टीम के कुछ लोग जो हैं वो उसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। इसी तरह जो यूके की हाई कमिश्नर हैं, उनकी इलेक्शन कमीशन में या दीगर सफ़ीरों की जो मुलाकातें चल रही हैं, उसको कोई वेलकम कर रहा है पार्टी में, कोई उसके खिलाफ बात कर रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त लीडरशिप क्राइसिस का शिकार है। लीडरशिप क्राइसिस तो खैर वहाँ पे आपको बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इख्तलाफ राय या हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। मेरे ख्याल में इससे पहले दीगर जमातों में भी आप पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, इस वक्त को चेयरमैन और चेयरमैन के दरमियान आपको इख्तलाफ नज़र आ रहा है। एक शख्स फरमा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर पहले इकॉनमी को ठीक कर लिया जाए, उसके बाद इलेक्शन हो, और उनका चेयरमैन कह रहे हैं कि नहीं 90 रोज़ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, बट अल्टीमेटली
उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो मेरा ख्याल है वो जो सदर को सिंध खत में लिखा है। इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है, तो शायद उसकी वजह से वो कह रहे हैं पिछले पहले 15 इकोनॉमी बरस दुरुस्त से कर उनकी लें। इकॉनमी तो चल रही थी ना, वो डिस्टर्ब हो गई है, तो मेरा ख्याल में वो चाह रहे हैं कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने जो खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, उसमें तो यही कहा गया है कि आप तारीख दें। तो मेरे ख्याल में अमूमी तौर पर हम इसको इसी अंदाज में लेंगे कि तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान करें ताकि 90 रोज़ वो का नहीं हुआ। इंतखाबात आदिल हो। सरफराज, मुझे बताइएगा कि मामला ज़ाहिर है कि कहा गया है सदर की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी, आला अदलिया से भी गाइडेंस लें। तो ये गाइडेंस अगर इलेक्शन कमीशन लेने जाएगा तो मिलेगी, या अदालत अपने तौर पे बुला के भी गाइडेंस दे सकती है? सर, लेने का तो जहाँ तक हमारी इतलात हैं इलेक्शन कमीशन का बज़ाहिर ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऑब्वियसली ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो जब टेकअप होगी तो उसमें ये मामला भी आएगा और सदर का जो ख़त है उसके बाद जो उसमें बातें कही गई हैं वो ऑब्वियसली वहाँ से डिसाइड होंगी। मगर बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन तो हमें जाता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहले दिन से इस बात पर आप कह सकते हैं कि मुसर है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन को देना है। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ तो एक अहम इजलास हुआ है निगरान वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में, चारों जो सूबाई निगरान वज़राए कानून हैं उनका, और उसमें उन सब ने यही बात, इस बात पर इत्तेफाक किया है। तो इसके बाद तो अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। गो कि इनको जाना चाहिए, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया है, और उसमें ये वाज़े किया है कि 90 रोज़ से आप एक्सीड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। गो के यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन भी आई थी अदालत की जानिब से कि अगर आपने करना भी है तो डिक्लेरेशन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट आपको आना सही। पड़ेगा। अदील सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शिराजी साहब, असदुल्ला खान, जहांगीर जदून साहब, आप ज्वाइन किया। एक बड़ा दिलचस्प सियासी मंजरनामा अब हमारे सामने आ चुका है। मियाँ साहब की वापसी की हतमी तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान के जेल से बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, और जो सियासी लड़ाई है उसमें वाज़े तौर पर एक हरीफ उसके पाँव के साथ पत्थर बने हैं। रेस के आगाज़ से पहले मियाँ साहब लगता है कि मार्का जीत जाएंगे, लेकिन वो एक शेर है ना कि मिन्नत से कोहे तूर अगर सर भी हो तो क्या, ऐसे मुराद वसल बराबर भी हो तो क्या। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।